Bolo. Bolo is caste, right? If I'm pronouncing it right. Boloch. Okay, okay. That's great. ओके जी, आई गेस हम 86 लोग हैं। जीपी में कौन जीतेगा? जीपी में पीटीआई जीतेगी, और कौन जीतेगा? गुड इवनिंग हनुमा। कस्बे हलाल और नसब परस्ती को समझते हैं। कस्बे हलाल का तो मुझे नहीं पता असमा। नसब परस्ती मतलब नसब परस्ती होती है जब आप अपनी एथनिसिटी को फॉलो करते हैं, अपनी कास्ट को फॉलो करते हैं, उसको हम नसब परस्ती कहते हैं। नहीं, मुझे मुस्लिम फिलोसफर्स की रीडिंग मैंने किसको सेंड करी थी? मैम राजिया को सेंड करनी थी? प्लीज मुझे बताइएगा। हसान नो चांस। पीपीपी यस के चांस हैं, साथ कोई शक नहीं है, बट पीटीए के चांस और पीएमएलएन का तो हर कोई चांस नहीं है। Will there be any implication in GB's election with respect to Kashmir? उस्मान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो एजे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नू लीग से हैं, ही हैज बीन अपोजिंग जीबीज मूव। वो जीबी के मूव को अपोज कर रहे हैं। सो आई थिंक मुझे जो लग रहा है उसमें ये लग रहा है कि ये एक इशू बनेगा। दैट वुड बी एन इशू। अच्छा, मैं अभी सेंड कर देता हूँ ये मिस जैन को बता देना, मिस जैन कह रहा हूँ, मिस राजिया को, कि ये कर दें बच्चों को सेंड। नासिर, ये मिस, बल्कि मैंने उनको सेंड किया हुआ है, लेकिन दोबारा उनको कह देना कि सर ने सेंड किया आपको, ये पॉलिटिकल साइंस की इन बच्चों को सेंड कर दें। ये रीडिंग 2 रीडिंग मैंने सेंड की मिस राजिया को। हाँ, चैट बड़ी कर दो। ओके, हाँ 2 मैसेज सेंड। माइकल रास्किन की बुक तायरा ऑलरेडी पड़ी हुई है। हाँ, अभी के बाद माइकल रास्किन की बुक बताइएगा जी। अगर नहीं है तो मैं दोबारा सेंड करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आपके पास है माइकल रास्किन की बुक। ये भी मैं फॉरवर्ड करता हूँ जी। जाजी मैम, थैंक यू मैम। दे दे मैम, दे दे कोई बात। मैम उनको मैम नबीला को डायरेक्ट सेंड कर दूंगा मैं। नहीं किए। जी बच्चों, अच्छा मैंने कर दिया जी उनको सेंड। आप किताब भी सेंड कर दिया है माइकल रास्किन की। जी मैंने कर दिया है, मैंने मैम नाजिम कर दिया, वो शेयर कर देंगे अभी किया सेंड। मेरा अभी सेंड किया, अभी आपके सामने सेंड किया। माइकल रास्किन की बुक भी अभी सेंड की है उनको। आकिब रजा पॉलिटिकल साइंस की क्लास अब रेगुलर होंगी। हमें आज भी 2 हैं, कल भी 2 हैं, कल भी 2 क्लासेस हैं, अब रेगुलर होंगी। अच्छा, अभी चेक करिए क्लास के दौरान अगर ना मिले तो हमारी 3 घंटे की क्लास के दरम्यान में मुझे याद करिएगा, मैं फिर कह दूंगा। वैसे मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिया है, बंदा भी भिजवा दिया उनको कहने के लिए। चले शुरू करें हम। शुड वी स्टार्ट? ओके, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्टेट का कॉन्सेप्ट, इस्लामिक स्टेट डिस्कस किया था जहां तक मुझे याद है। नहीं, स्टेट भी डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, जी एग्जैक्टली। इस्लामिक काउंसिल ऑफ स्टेट था, उसमें प्रिंसिपल्स और मॉडल ये 2 करने थे, पॉइंट 2। ओके, एवोल्यूशन पे हम चलते हैं जी। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट आज बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, एवोल्यूशन पे ऊपर चूंकि सवाल आता है कभी कभी, इसलिए इसकी हम बात करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट से मतलब है कि स्टेट की एवोल्यूशन कैसे हुई। अच्छा, एक बात तो ज़हन में रख लें कि जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट।
Those who say that state has evolved are those who believe that state is organic in nature. फायदा अब हम इस्लामिक स्टेट पे नहीं है, अब हम इस्लामिक स्टेट से आगे चलेंगे. इस्लामिक स्टेट के अंदर दो ही पॉइंट थे, प्रिंसिपल्स और मॉडल्स, दैट्स इट. उस पर अलग सवाल आता है. अब हम जा रहे हैं स्टेट का कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. ये अलग क्वेश्चन इस पे आता है. अब इसका इस्लाम से या इस्लामिक हिस्ट्री से लिंक नहीं है. नाउ स्टेट कैसे इवॉल्व होती है या होती रही है, जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं कि स्टेट इवॉल्व हुई है, उनको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट. अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा. जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑर्गेनिक थ्योरी है या इनऑर्गेनिक है? इट्स नॉट ऑर्गेनिक जी. व्हाई नॉट ऑर्गेनिक? बिकॉज जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें स्टेट वाज क्रिएटेड बाय मैन, एग्जैक्टली सच, मैन मेड है. यहाँ ऑर्गेनिक का मतलब है इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द. एवोल्यूशन जब होता है तो वो मैन मेड नहीं होता, इट इज अ नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन. सो जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट. तो स्टेट इवॉल्व हुई है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रीक्स में मौजूद था. प्लेटो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, और बट जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है दैट इज एट्रिब्यूटेड टू अरिस्टोटल. Aristotle is considered to be the pioneer of the theory of organic concept of state. He was the first one who established that analogy और उसको relate किया था. So अगर हम start करें इससे evolution of the state से, तो हम start करते हैं इस concept पे that modern concept of evolution of state says that state जो थी, जो modern state जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक process के नतीजे में बनी, एक evolutionary process के नतीजे में बनी. और वो प्रोसेस में जब हम इनिशियल स्टेट पे जाते हैं तो जो पहली स्टेट हमें नजर आती है, द फर्स्ट स्टेट दैट वी नो ऑफ वाज द स्टेट दैट वाज कॉल्ड फैमिली. द फर्स्ट स्टेट वाज एक्चुअली द फर्स्ट फैमिली. व्हेन आई से फैमिली, इट मीन्स द पीपल, एंड फैमिली मीन्स पीपल, few people, like जिसमें spouses and their children. The spouses and their children, they constituted one family. ये theory कहती है कि जो दुनिया में पहले इंसान आए थे, इंडिविजुअल नहीं, दो नहीं, जब पहली फैमिली बनी, they started co-opting together, living together, and there were children that were produced, and ultimately that whole unit was called the family. Family was the first autonomous independent unit. Individual was not, but family was an autonomous unit. अब जब पहली फैमिली आई होगी, it had population, it had territory, और उस फैमिली में से कोई एक है जो सॉवरन होता है. क्या हमारी फैमिलीज में भी कोई एक सॉवरन नहीं होता? वैसे कौन होता है वो? इज इट यूजुअली फादर और मदर? Anybody? जो मदर, it can be mother, it can be both too. दोनों तो खैर नहीं होते. बड़ा अच्छा कमेंट है जी, मदर इज एस्टेब्लिशमेंट एंड फादर इज लाइक इमरान खान. सो चलें, ठीक है. बड़ा भाई भी हो सकता है. ओके, एब्सोल्युटली एग्रीड सॉर्ट ऑफ. जी, ठीक हो गया. ठीक हो गया. बट अच्छा, यहाँ पे थैंक यू फॉर करेक्टिंग दिस ऑल ऑफ दिस पॉइंट. उसने ये एवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि जब स्टेट बनी थी, देयर वाज समबडी हु वाज सॉवरन, हु हैड द अल्टीमेट अथॉरिटी इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. मुझसे सवाल है जी, एम आई सॉवरन? मेरी 3 साल की बेटी है, आई एम मैरिड ऑब्वियसली, और 3 साल की बेटी जो है, तो मॉडर्न टाइम्स हैं, आप लोगों ने खुद ही कह दिया मॉडर्न टाइम्स में फादर्स आर नॉट सॉवरन. सो इसलिए पूछने वाली बात नहीं है. इट्स अंडरस्टूड. ओके, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट. जब पुराना जमाना था, इन द एंशिएंट टाइम्स, इन द ओल्ड टाइम्स, जब पहली फैमिली बनी थी, व्हेन द फर्स्ट फैमिली वाज एस्टैब्लिश्ड,
तो उस फैमिली के अंदर अब दो ऑप्शन है। उसने कहा कोई सॉवरेन था, somebody was sovereign। अब यहां पे दो थेरीज हैं, सम से एग्जैक्टली जी ना, ये पब्लिक करें जरा कमेंट, अच्छा कमेंट किया आपने। एक थ्योरी को हम कहते हैं पैट्रियार्की, एक है मैट्रियार्की। पैट्रियार्की मीन्स दैट उस फैमिली में द मेल हेड वाज अ सॉवरेन, मेल डोमिनेंट और मेल की सॉवरेनिटी थी उस फैमिली के अंदर। एंड मैट्रियार्की मीन्स फीमेल हैड द डोमिनेंट पोजिशन, फीमेल वाज द सॉवरेन। बट वट एवर वॉज द केस, somebody, मेल और फीमेल, somebody was sovereign। इस पे डिस्प्यूट है who was sovereign, इस पे डिस्प्यूट है, लेकिन some say male, some say female, whatever was the case, but it was absolute confirmed that the family was sovereign। असल में प्री हिस्टोरिक फैमिलीज वर मैट्रियार्किकल। इसमें दोनों स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि मैट्रियार्किकल वाली बात दुरुस्त है या पैट्रियार्किकल वाली बात दुरुस्त है ना, आप पेपर में लिखेंगे, दोनों स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं, पैट्रियार्किकल भी मैट्रियार्किकल भी। तो फैमिली वाज, बट हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सॉवरेन था, हमारी कंसर्न नहीं है। हमारी कंसर्न ये है कि जब सॉवरेन बन जाता है, जब कोई सॉवरेन होता है तो स्टेट बन जाती है। बिकॉज सॉवरेनिटी डिस्ट्रीब्यूट्स पावर्स वर्टिकली, एक ऊपर एक नीचे, एक somebody is more powerful, somebody is less powerful, so टॉप बॉटम अप्रोच आ जाती है, कमांड ओबे की बात आ जाती है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टेट। सो पहली स्टेट जो बनी थी दैट वाज द फैमिली। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहता है फैमिलीज जब बढ़ती गई फ्रॉम वन फैमिली टू मल्टीपल फैमिलीज। अच्छा, आपको पता है फैमिली में कौन कौन आता है, हु कम्स इन योर फैमिली? अगर आपसे पूछूं डू यू हैव अ फैमिली, absolutely not, you don't have a family unless you get married। you will only have a family when you get married, you are part of your father's family। yes, if you are married, then there are two types of families। I guess yes, mother's family, father's family, आपकी फैमिली होगी जी। अरिस्टोटल की थ्योरी है, जब मैं कहता हूं वो कहता है तो मैं अरिस्टोटल की तरफ इशारा कर रहा हूं साथ। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा, अगर आप प्लीज चेक कीजिएगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, इफ यू चेक योर फैमिली, अगर आप फॉर्म बी वगैरह चेक करेंगे तो नादरा के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर यूर नेम विल बी समवेयर डाउन द लिस्ट, और आपके पेरेंट्स के नाम दोनों में से या जो एक हैं या जो भी हैं उनके नाम ऊपर लिखे होंगे। आपका लिस्ट में कहीं तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे नाम होगा। हम ना ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं या इसको किस तरह से पढ़ते हैं, मुझे इसका आई डोंट नो। ये जो सोशियोलॉजी में एग्जैक्टली दैट्स आई गेस सो। बट हम लीगली जब बात करते हैं तो लीगली स्पीकिंग आपकी जो फैमिली है दैट्स यूर पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स फैमिली, एंड योर पेरेंट्स, आपकी ऊपर नाम लिखा होता है गार्ड नेम, और लिखा होता है फैमिली मेंबर्स के नाम लिखें। आप अपनी फैमिली के मेंबर्स के नाम में बच्चों के नाम लिखते हैं, स्पाउस का नाम लिखते हैं, सो ऑन। तो हमारे यहाँ तो ऑफिशियली वैसी पैट्रियार्की है, तो वो फादर के नाम से आपकी फैमिली जो है वो स्पेसिफाई हो रही होती है। सो लीगल स्पीकिंग की मैं बात करूँ और पाकिस्तान की बात करूँ ऑब्वियसली। ट्रू। सो फैमिली जो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और उसको आप वर्टिकल से देखेंगे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, नॉट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इट्स नॉट टॉप बॉटम, इट्स बॉटम अप। पॉलिटिकल साइंस में, लीगल में, बिकॉज हमें सॉवरेन देखना होता है, सो सॉवरेनिटी के सेंस में, बिकॉज यू आर किड्स, यू आर नॉट सॉवरेन। सॉवरेन विल बी द हेड ऑफ द फैमिली, मदर या फादर, दैट्स द बेसिक आइडिया। बट अरिस्टोटल ये कहता है that matriarchy is where mother is sovereign,
जहाँ मदर सॉवरन हो मैट्रियार्की कहलाती है, जहाँ फादर सॉवरन हो पैट्रियार्की कहलाती है। नाउ फैमिली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोज इन नंबर्स, बच्चों की शादियां, उनके फैमिली मेंबर्स एंड ऑल दैट, एंड व्हेन द नंबर ग्रोज, द फैमिली मेंबर्स इंक्रीज, then that family turns into what we call the clans. Clan is an extended family. फैमिली मल्टीप्लिकेशन होती है, फैमिली ट्री एक्सपेंड करता है, एंड इट टर्न्स इनटू अ क्लैन। अच्छा, क्लैन इज नॉट जस्ट द एग्रीगेट ऑफ फैमिलीज, क्लैन इज नॉट जस्ट द एग्रीगेट ऑफ द फैमिलीज, इट इज अ होल यूनिट. It's a unit in which multiple families live together. Multiple families live together as a one unit, and they are under the command of some sovereign, somebody who decides on their behalf, somebody who rules them. And all other members of the families, they actually follow that command. Again, clan को head कौन करता है? Who is the sovereign in the head? Who is the sovereign in the clan? Same theory, patriarchal, matriarchal. अगर some scholars say it's the male head, some say it was the female head. Some of the एक difference of opinion मौजूद है इसके ऊपर, patriarchal, matriarchal. But clan was the second unit consisting of multiple families, but an autonomous independent unit headed by some sovereign. That was the second crude form of the state. Similarly, clans से as the population grew, clans multiply होते गए, it turns into tribes. Tribes ये क्या है, हमें नहीं पता इस लैंग्वेज का. Tribes were multiple clans. Tribes were multiple clans, and those multiple clans, they got together to form one single unit. Those clans formed one multiple unit and established an autonomous unit of tribe. Multiple clans formed tribe, but tribe was again not just the aggregate of clans, rather it was a complete independent unit. I repeat this point. Tribes were not just the aggregate of clans, it was in fact the complete autonomous independent unit. Politically organized, where power was vertically distributed, and it was headed by some sovereign. उस ट्राइब का एक चीफ था, वो कोई हेड था जो कि सॉवरन की अथॉरिटी रखता था. Everybody else of that tribe followed the dictates of that one man. And who was that one person? ट्राइब का हेड कौन था, सॉवरन कौन था? अगेन पैट्रियार्किकल एंड मैट्रियार्किकल, दोनों स्कूल ऑफ थॉट यहां पे मौजूद हैं. अच्छा, क्यों नहीं पता फैमिली, क्लैन, ट्राइब का क्यों नहीं पता? बिकॉज प्रिमिटिव टाइम की कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री मौजूद नहीं है. वी मेक एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन रेलिक्स एंड ओल्ड राइटिंग्स एंड ऑल दैट. उससे हम एज्यूम करते हैं कि ये ऐसा होता होगा. पैट्रियार्कल के भी हिंट्स मिलते हैं, मैट्रियार्किकल भी मिलते हैं, बट कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, कुछ जगह पे पैट्रियार्किकल, कुछ पे मैट्रियार्किकल. इट वाज अ वैरायटी ऑफ पीपल. सो समहाउ फैमिली, क्लैन, ट्राइब, इनके बारे में हमारी सारी एजम्पशंस हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है उस हवाले से. अच्छा, क्वेश्चन है जी, व्हाट डू आई मीन बाय नॉट जस्ट एग्रीगेट? अच्छा, एग्रीगेट का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं था कि चार इंडिविजुअल इकट्ठे हुए और एक स्टेट बन गई, बल्कि मेरा मतलब ये था कि पांच ने मिलकर एक कंप्लीट यूनिट बना दिया. जैसे आपकी छोटी सी मिसाल दूं आप लोगों को, आपके क्लास के अंदर
मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं। आप बाहर लॉन में चले जाएंगे तो घूमे फिरेंगे, बट क्लासरूम के अंदर कंपैक्ट फॉर्म में एक यूनिट फॉर्म में आप बैठ जाते हैं। सो दैट सिटिंग इन वन यूनिट फॉर्म, कॉलिंग योरसेल्फ अ क्लास इज वन यूनिट। Now you are not bunch of individuals roaming बाजारों में कहीं घूम रहे हैं. You are just sitting as one unit. You are acting as one. You behave as a one unit, as a class. That's what we call not the aggregate. So in class you are not aggregate. बाहर अगर आपको मैं इकट्ठा कर लूँ, that's a kind of aggregate. So family, clan, tribes ये बढ़ते गए. Yes, over the period of time आबादी बढ़ती गई और ट्राइब जो थे और ये तमाम स्टेजेस जो पहली तीन हैं, they were there in the history that was not recorded history. नमाज के टाइम का कमेंट कीजिएगा, बाकी लोग कब कब नमाज आपने पढ़नी है मैं साफ से कर लूँ. ट्राइब्स जी, there was separate sovereign for family, separate for clan and separate for tribe. But जब फैमिली से क्लैन बना तो फैमिली का सॉवरन खत्म हो गया. जब क्लैन से ट्राइब बना, अब क्लैन का सॉवरन खत्म हो गया, अब ट्राइब का सॉवरन बन गया. मोस्टली बच्चों ने नमाज पढ़ ली है जी. जी उमर, एग्जैक्टली. ओके, सो दिस इज ट्राइब तक तो ओके फाइन. जी तो ट्राइब्स तक तो हम बात आ गई, ट्राइब्स तक तो बात हो गई सारी की सारी. नाउ द पॉइंट इज, जो ट्राइब तक तो बनने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो ट्राइब्स जब ग्रो करते गए तो अब फिर टाइम बना, एक ट्राइब से नई फॉर्म ऑफ स्टेट बनी जिसको हम कहते हैं सिटी स्टेट. सिटी states were the first states in the recorded history. City states were the first states in the recorded history of the human beings. And those city states were emerged primarily in Greece. ग्रीस में ये बड़ी ग्रो किया इन्होंने. What was the nature of city states? City states were the states having small territory and therefore small population. They had small territory and they had small population. Simple लफ्ज़ों में हम पढ़ चुके हैं ग्रीक की दफा. A city that was having a complete autonomous independent status of a state. अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ग्रीस के अंदर इसी सिटी स्टेट्स बनी बिकॉज ग्रीस की टोपोग्राफी ऐसी है, आइलैंड्स हैं या माउंटेन वैलीज हैं, और एक माउंटेन वैली में एक शहर में दूसरे शहर से डिस्कनेक्ट होता था ज्योग्राफिकली, और डिस्कनेक्ट होने की वजह से बिकॉज ऑफ दिस डिस्कनेक्ट व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दे वर हैविंग सेपरेट कल्चर, सेपरेट लॉज, सेपरेट रूल्स, सेपरेट रूलर्स, तो अलग से बन जाते थे, और आइलैंड है तो वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है. सो city states were autonomous independent states but consisting of a small territory, and that's why we call them cities. So limited population, limited territory, but having the full feature of a sovereign independent state. लेकिन क्वेश्चन ये था कि सिटी स्टेट्स में ग्रीक्स में है टाइम फ्रेम कौन सा है. सो द टाइम फ्रेम इज अराउंड 1000 BC. अराउंड 1000 BC में city states were established, or they continued for over 1000 years. 1000 साल तक तकरीबन नहीं है सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट रहा है, और उसके बाद वो किस में ट्रांसफॉर्म हुआ उस पर हम बाद में जाएंगे. बट जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, आप 2-3 एग्जांपल जरूर लिखिएगा. आप लिख सकते हैं एथेंस की एग्जांपल लिख सकते हैं, आप स्पार्टा की एग्जांपल लिख सकते हैं. दीज वर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ डिफरेंट सिटी स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन ग्रीस एट दैट टाइम. एथेंस, स्पार्टा. अराउंड 1000 BC के करीब जो है वो ये सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट रहा. नाउ
city states were actually enlarged tribes. जब tribes बड़े हुए, grow किया तो city state बनी. The population was greater than the tribes, but obviously less than what is today. और rule क्या था? Government का system क्या था? What was the system of the government in it? Now, there was no uniform system in the Greek city-states. There was no uniform system. Different Greek city-states had different systems. For example, they had direct democracy. There was direct democracy. And there was also monarchy. And Sad, I absolutely agree with you on this one. At the time of Aristotle, not necessarily all the time, but at the time of Aristotle, there were 6 types. लेकिन throughout Greeks में 6 types थी, ये जरूरी नहीं है. It is not necessary at that time. So whatever is the case, हम ये समझते हैं कि हम इसको जुमलों में एक कहेंगे कि there was no fixed or limited number of types of governments over there. They varied from state to state and from time to time. Some of them are, आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं, आप अरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं, आप मोनार्की कह सकते हैं. यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू लाइक. सो ये बेसिकली सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था जो ग्रीक्स के टाइम पे रहा अंटिल 1000 BC. बट फ्रॉम 1000 BC up to the birth of the Christ, city states तो रहीं, but city states then transformed into what we call empires. Slowly and gradually, city states expanded themselves to establish what we call the empires. One of the most ancient empires was the Roman Empire, and also the empire established by Macedonia, जिसको Alexander's empire कहते हैं, और वो Roman empire ही में convert हुई बाद में जाके. But Roman empire was one of the oldest empires of the time, and it was established just before the birth of the Christ. It was established, so जो empire system था, that started happening and establishing during the life of Aristotle. Aristotle की life में, यानी उस time पे Alexander was the first one who started expanding the territories and who was the first one to have established the large states जिनको हम empires कहते हैं. So Roman Empire से शुरू हुआ काम, then it turned into a Holy Roman Empire, then Persian Empire, then the Muslim Empire, और फिर उससे आगे चलते जाएंगे तो different European empires भी बनती रहीं. So this empire system lasted for almost more than 1000 years. Balki in fact, if I say it lasted approximately 2000 years. It lasted approximately for around 2000 years. अच्छा, लास्ट मेजर एम्पायर जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई वो हिटलर की तरफ से थी, बल्कि अमेरिकन तो रशियन सोवियत यूनियन को भी एक एम्पायर कहते हैं, बट हम उसको नहीं कहेंगे. लास्ट एम्पायर वाज एबॉलिश्ड इन वर्ल्ड वॉर 2. सो डिफरेंट एम्पायर्स वर एस्टैब्लिश्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर देयर. अब एम्पायर है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट लास्टेड फॉर अराउंड 2000 years, yes. With the birth of Christ, it lasted up to the 20th century. Empires के main feature क्या थे? Empires mostly consisted of monarchies. Sometimes those monarchies were constitutional, but mostly they were hereditary monarchies. Some monarchies were constitutional, but mostly they were hereditary monarchies. अच्छा, लेकिन empires had large territories, they had large population, and they had बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लेक्सिबल बॉर्डर्स. उनके फ्लेक्सिबल बॉर्डर्स थे. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इन सबको.
And lastly, they had what we call fluid boundaries. Let me explain. Now, थी उनमें मोस्टली monarchy, form of government was monarchy, चाहे वो constitutional हो या hereditary monarchy हो, but empires were expanded territories. They consisted of vast areas and vast territories under them. And if the territory would expand, so will the population. Vast territories, vast population, and their borders were flexible. Flexible means the movement across one border to another one was easy. आप एक एम्पायर से दूसरी एम्पायर में जाएंगे तो आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए होगा, आपको परमिशन नहीं चाहिए होगी. यूजुअली नॉट पोरस बॉर्डर, पोरस का मतलब होता है कि जहाँ ज्योग्राफिकली पोरस होते हैं. यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल हर्डल भी नहीं थी. There was no political hurdle, there was no kind of restrictions, no restrictions in crossing the borders. You would move from one empire to another empire and you didn't need a visa, you didn't need a resident permit, and you didn't need a kind of citizenship or green card or yellow card or jo bhi card hai. So you didn't need anything at all. You could easily move from one state to empire to another empire without the need of any permissions, without any restrictions and all that. और सिर्फ इंसान नहीं, इवन द गुड्स वुड मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. सो शाम से चीजें आ जाती थी मक्का में, मक्का से चली जाती थी श्रीलंका में. सो दे वुड मूव गुड्स एज वेल एज द पीपल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. और फ्लूइड बाउंड्रीज से मतलब ये है दैट बाउंड्रीज वर नॉट फिक्स्ड. सो इफ अ स्टेट्स बाउंड्री वाज एट वन गिवन टाइम in a one particular place, then it would either expand or it would shrink over the period of time. ये expand भी हो सकती है, ये shrink भी हो सकती है. It can happen anywhere. It can happen anywhere. It can move in any direction. So the boundaries were not fixed. इसीलिए तो मैकियावेली ने फिर एक जुमला कहा था, state must expand or expire. एक स्टेट को अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना चाहिए या वो एक्सपायर हो जाएगी. Yes, it is because of the conflicts with others, and it was what we call the inherent clashes between empires. True, the empires would always be in search of expanding their territory, expanding their influence, and they thought that their survival depends upon their expansion. So ये जो एक्सपेंशन है, दैट वाज द बेसिक आइडिया. इसलिए अगर एक एम्पायर एक्सपेंड हो रही होगी तो कोई दूसरी श्रिंक हो रही होगी. सो दे नेवर हैड अ काइंड ऑफ फिक्स वंस. सो ये मेन फीचर्स हैं जी. मोनार्की थी, टेरिटरीज लार्ज थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी बिकॉज दे हैड एक्सपेंडेड टेरिटरी. एनी पीपल एंड goods could move across the borders, and lastly boundaries kept on changing. Sometimes boundaries were expanding, sometimes boundaries were shrinking. कभी आज की एम्पायर की बाउंड्री एक्सपेंड है, कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई. इट वुड कीप ऑन चेंजिंग मेनली बिकॉज ऑफ वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल द एम्पायर सिस्टम. इज इट क्लियर जी? एम्पायर वाला सिस्टम क्लियर? Okay. Let's move to the next form जी. Empire से states evolved from empire. अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपके रह गए ये आखिर में दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा. अच्छा, move towards empires, move towards what we call modern state, or we call it nation states. Empires evolved into what we call the modern states or the nation states. Modern state or nation state means, modern state or nation state means a state that we live today, जिसमें हम आज रह रहे हैं. This empire system
started transforming into modern states somewhere into the 14th and 15th century in Italy. इटली के अंदर in Italy in Italy in the 14th and 15th century, empires transformed into gradually but gradually they transformed into modern state. अच्छा, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एम्पायर्स टू मॉडर्न स्टेट, दिस स्टार्टेड हैपनिंग in Italy, but the most important and catalytic feature of this transformation was the Treaty of Westphalia, which was signed in 1648. Exactly. जी भाई, 14th and 15th century. Sir, absolutely. Treaty of Westphalia. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, तो मॉडर्न स्टेट बनने का प्रोसेस तो 14th और 15th सेंचुरी में इटली में शुरू हो चुका था, नॉर्दर्न इटली में, बट उस प्रोसेस टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ मॉडर्न स्टेट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648. अच्छा, 1648 में ये ट्रीटी हुई, इसको पीस ऑफ वेस्टफेलिया भी कहा जाता है. दिस ट्रीटी एंडेड द 30 years war in Europe. This treaty ended 30 years war in Europe, which was primarily a sectarian and religious wars. पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं. 30 years तक, 1618 से लेकर 1648 तक यूरोप के अंदर डिफरेंट वॉर्स हुई बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स, बिटवीन डिफरेंट एम्पायर्स हु क्लेम्ड द डिवाइन राइट. डिफरेंट स्टेट्स थी, डिफरेंट एम्परर्स थे हु क्लेम्ड डिवाइन राइट्स, और डिफरेंट सेक्ट्स थे. सो एक क्लैश शुरू हुआ होली रोमन एम्पायर के अंदर, और उस क्लैश के नतीजे में रीजनल स्टेट्स गॉट इन्वॉल्व एंड अल्टीमेटली दैट वॉर बिकेम द यूरोपियन वॉर. उसको अपने वक्त की मेजर वॉर कहते हैं, वर्ल्ड वॉर या यूरोपियन वॉर कह लें, जो 30 years तक लड़ी गई. उस 30 years के अंदर डिफरेंट यूरोपियन एम्पायर्स और जो डिफरेंट सेक्ट से थे, उनके दरमियान में वॉर्स जब खत्म हुई, दे देन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड पीस ऑफ वेस्टफेलिया या ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. इस एग्रीमेंट में क्या था, लेट अस सी जी. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगेन. And Treaty of Westphalia, it was decided by the Europeans that they will follow certain rules in their states. They agreed to establish some norms and some principles for the statecraft. One, concept of nationhood was defined. This treaty stated that all those people living within the boundaries of the state, all those people living within the boundaries of the state shall be one nation. एक मुल्क की टेरिटरी के अंदर तमाम रहने वाले लोग नेशनहुड करेंगे. One state will have one nation, and there will be no difference, on the basis of ethnicity, on the basis of religion, sect, etc. Whatever is your religion, whatever is your sect, but you are part of one nation. So some common bond was developed among the people, and that bond among people was developed by the common territory. The bond among people is developed by the common territory. अच्छा, तो एक टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से हों, उन तमाम की आइडेंटिटी सेम है, तमाम की
आइडेंटिटी सेम है, तमाम की कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन सेम है। सो टेरिटोरियल नेशनहुड का कॉन्सेप्ट जुल्फिकार, या इसको टेरिटोरियल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो इस्लाम इकबाल में मैंने आपको बताया था। सो टेरिटोरियल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यहां पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर डिफाइन हुआ। इसीलिए मॉडर्न स्टेट का नाम भी है नेशन स्टेट, विच सिंपली मीन्स वन स्टेट इज इक्वल टू वन नेशन और वन नेशन इज इक्वल टू वन स्टेट। अब इसको यहां पे डायरेक्ट तो नहीं है, बट आप जरूर प्लीज रिलेट कीजिएगा। टू नेशन थ्योरी का जब कहा गया तो जनाब साहब और मुस्लिम लीग कहती रही देयर आर टू नेशंस इन इंडिया। तो अगर इंडिया में दो नेशंस हैं, कैन देयर बी वन स्टेट इन इट? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया ने कहा इट कांट बी। तो हमने अंग्रेजों को बताया आपने ही 300 साल पहले ये साइन किया था और आपने कहा था दो नेशन हो तो दो स्टेट, एक नेशन हो तो एक स्टेट। तो हम आपको बता रहे हैं ना कि हम डिफरेंट नेशन है उनसे। इफ वी आर डिफरेंट नेशन देन वी डिजर्व द राइट टू हैव अ सेपरेट स्टेट। इसीलिए तो अगर मैं आपसे पूछूं जिन्ना साहब डायरेक्ट भी तो ना लगा लेते, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए, अलग कौम बताने की क्या जरूरत थी? Why he needed to convince Britain? Because खुद भी गोरों से पढ़े थे, he lived in Britain, he knew how to convince Britain, and he told them that it was your ancestors who signed this agreement. You are established, Britain was established on the principles of a nation state. Why not us? So in order to demand a state, he had to claim that Muslims are a separate nation. क्या ये excuse था? क्या ये बहाना बनाया गया? क्या he literally believed in that? This is not of our discussion, but what I know is this worked well for him. It worked for him. So Britishers were convinced ultimately. तो ये concept के एक स्टेट के अंदर आप ऐसे बताएं, आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ज्यू हो, पाकिस्तान के शहरी हैं तो आपकी नेशनलिटी एक ही होती है, और वो है पाकिस्तानी। ये क्वेश्चन आया जी, बट सर दे लिव्ड अंडर अ सिंगल टेरिटरी, डिडंट दे? यस, बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जब वो सिंगल टेरिटरी में रह रहे थे तो दैट इंडिया वाज नॉट अ स्टेट, उसका स्टेटस स्टेट का भी नहीं था। दैट वाज द प्रॉब्लम। इकबाल वाज हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। नो, इकबाल एक्चुअली का पर्सपेक्टिव इससे मिलता है, इट मेक सेंस फॉर हिम। मैं उनसे वो इस्लामिक नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन इस्लामिक नेशनलिज्म के अंदर फिर उसको कहते हैं हमारा इस्लामिक सब नेशनलिज्म, तो सब नेशनलिज्म में जाता है जी। एग्जैक्टली। एनीवे, इंडिया स्टेट नहीं था तो क्या था? इंडिया वाज अ कॉलोनी एट दैट टाइम, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, एक स्टेट तो नहीं थी इंडिया। वाज इंडिया सॉवरेन एट दैट टाइम? आपसे पूछ रहा हूं। सॉवरेन नहीं था तो इंडिया को हम स्टेट कैसे कह सकते हैं? तो हम दो को में इसलिए कह रहे थे बिकॉज हम एक स्टेट नहीं थे, स्टेट के अंदर एक नेशन होगी। अब यही कहा कि इस कॉलोनी को आप स्टेट बनाने जा रहे हैं तो एक स्टेट नहीं होनी चाहिए, दो। वाई टू स्टेट्स? बिकॉज देयर आर टू नेशंस। तो ये कॉन्सेप्ट नेशनहुड का डेवलप हुआ सबसे पहले। इस नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज नेशनहुड का लिंक टेरिटरी से है, रिलीजन से नहीं है। सेकंड, इस ट्रीटी में कहा गया दैट स्टेट शैल हैव सॉवरेनिटी। A state shall be sovereign in its internal and external affairs. जी नोबल, एग्जैक्टली। अच्छा, असल में इसको रिपीट करता हूं आसान लफ्ज़ों में। अब पाकिस्तान को आप साइड पे रखिएगा। नेशनहुड का मतलब यह है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में कहा गया दैट all those people living within the territory shall be called one nation. All the people, whatever is their religion or caste or creed, they shall be called one nation. So one state will have one nation. So concept of nationalism, the concept of nationhood, that was developed in Treaty of Westphalia. Simple. दोबारा सवाल आया जी। Exactly, that was what was done जी। अच्छा, but they were living under the one territory, so how can they be a separate nation? Again, मैंने पहले भी रिपीट किया,
सेपरेट नेशन के लिए सेपरेट स्टेट का होना जरूरी है, टेरिटरी का होना जरूरी नहीं है. वन स्टेट must have one nation. One state must have one nation. But one territory will have one nation or two nations. Territory का लिंक नहीं कर रहा मैं. स्टेट की एक नेशन होनी चाहिए, और इंडिया में चूंकि एक टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, लेकिन इस टेरिटरी के अंदर दो नेशन बनती हैं, तो जब यहां से अलग होकर जाएंगे तो दो स्टेट बनाकर जाएं. ये आर्गुमेंट था सर. यस, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने इसको पब्लिक करिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है. जी अमीर हमजा, एब्सोल्युटली एग्रीड जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसको. नेशन स्टेट डिफाइन द नेशन डिफाइन द टेरिटरी, नॉट द अदर वे अराउंड. ट्रू. एंड ऑब्वियसली द अदर वे अराउंड भी इस तरह से. आमना का क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ जी. यस, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ नेशन ऑन रिलीजियस बेसिस इन वेस्टफालिया, देन हाउ दिस अप्लाई इन आवर मूवमेंट. बिकॉज आमना हमने क्या किया उसके अंदर, हमने उसको अडॉप्ट किया, कस्टमाइज किया, अल्लामा इकबाल का नजरिया लगा दिया. हमने नेशनहुड की डेफिनेशन बना दी रिलीजन के नाम से. उन्होंने कहा इस्लाम में कांसेप्ट ऑफ नेशन जो है वो रिलीजन से आता है. तो इंडिया के मुसलमान एक कौम है, और अगर एक कौम है, आपके नज़दीक कौम है, तो फिर हम बना देते हैं अलग मुल्क बना देते हैं. सो हमने डंडी मारी, इस्लामिक नेशनलिज्म की बना पे ले गए उनको. हमने कहा आपको इस्लाम का नहीं पता, हमारे इस्लाम में हमें पता है, और उसमें तमाम मुसलमान एक कौम होते हैं. एनीवे, आई अंडरस्टैंड वी प्लेड गेम, बट दिस इज हाउ वी डिड इट. और यही का ना, अपनी मिलत पे क्यास अक़वाम मगरब से ना कर, खास से तरकीब कौम रसूल हाशमी. हाँ, आपके कंसेप्ट डिफरेंट होगा, हमारा कंसेप्ट डिफरेंट है. वी अप्लाइड आवर ओन रूल्स एग्जैक्टली. सो दैट वाज द आइडिया. तो सॉवरेनिटी के ऊपर जाते हैं. स्टेट थी, तो स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ, विच सिंपली मीन्स दैट वन स्टेट मस्ट बी गवर्न्ड बाय सम सॉवरेन. अच्छा, सॉवरेनिटी तो हमेशा से रही है, फैमिली से लेकर अभी तक. डिफरेंस ये था दैट दिस टाइम सॉवरेन वुड हैव एक्चुअल कंट्रोल्स. सॉवरेन वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशंस. इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सॉवरेन कॉन्सेप्ट निकला. State absolutely disconnected itself from others. It created what we call, sovereign से अगले पॉइंट भी जाएंगे, it created hard borders. Hard borders से मतलब है borders were made hard, and any movement of people from one state to another state was made conditional to the permission of the sovereign. Sovereign इजाजत देगा तो आप मुल्क में दाखिल हो सकते हैं, आपकी चीजें दाखिल हो सकती हैं. सॉवरेन परमिशन नहीं देगा तो आप बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर सकते. यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस. अगर आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इफ यू क्रॉस द बॉर्डर्स विदाउट द परमिशन, देन इट मीन्स यू आर वायलेटिंग आवर सॉवरेनिटी. यू आर वायलेटिंग आवर सॉवरेनिटी. इंडियन प्लेन्स आए, पाकिस्तान में बालाकोट पे हमला करके गए, they crossed the border without our permission. That was a violation of the sovereignty. So borders hard हो गए. Nobody, nothing, no goods, no people shall be allowed to cross borders without the permission of the sovereign. Borders were made difficult to cross. फिर कॉन्सेप्ट आया पासपोर्ट का, फिर ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं परमिशन वगैरह के, वीजाज वगैरह के कॉन्सेप्ट आए. एंड लास्टली, लास्ट कॉन्सेप्ट, and that was the fixed boundaries. Boundaries were demarcated and fixed. States were now not allowed. States were now not allowed to change their borders unilaterally. The borders were fixed and states were not allowed to change their borders unilaterally. आप अपनी बाउंड्री डिमार्केट कर दी, आपकी, ये आपकी बाउंड्री है, ये हमारी बाउंड्री है. आप बाउंड्री चेंज करना चाहते हैं दूसरी स्टेट से, आप बढ़ना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते. हाँ, अगर दूसरी स्टेट अपनी टेरिटरी आपको दे दे, दूसरी स्टेट आपके साथ मर्ज हो जाए, इट्स अप टू देम, बट यू हैव नो राइट टू एक्सपेंड योर बाउंड्री यूनिलैटरली. And that is what we call the concept of fixed boundaries.
सो ये मेन पॉइंट्स थे जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर फिक्स कर दिए गए, और इसके नतीजे में जो स्टेट बनती है उसको हम कहते हैं अ मॉडर्न स्टेट या कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। प्लीज तैमूर इसको पब्लिक करें क्वेश्चन को, मैं इसी पे आने लगा था। 2-3 रिसेंट एग्जांपल हैं जी जब स्टेट्स ने इस लास्ट पॉइंट की वायलेशन की, फिक्स बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट की वायलेशन की। वन ऑफ देम वाज रेज्ड बाय अ क्वेश्चन ओवर हियर, जो प्राइवेट में मैसेज आया। दिस इंडियन मर्जर ऑफ कश्मीर, दिस एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर बाय इंडिया इज एग्जैक्टली वायलेशन ऑफ द मॉडर्न रूल्स ऑफ द स्टेट। मॉडर्न स्टेट, अब अगर कश्मीर पे सवाल आए तो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट की जिसमें बाउंड्रीज डिमार्केशन फिक्स कर दी गई, इंडिया यूनिलैटरली चेंज द बाउंड्रीज, एंड दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ इंडिया डेविएटिंग फ्रॉम द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। एब्सोल्युटली। कोई और मुल्क जिसने ऐसा किया हो इधर इंडिया द स्टेट? इजराइल, रशिया, Israel annexed Jerusalem. Russia annexed which territories? क्रीमिया। अभी हमजा गजा नहीं, गजा में तो नहीं किया उन्होंने ऐसा। इजराइल ने किया गोलान हाइट्स को, जॉर्डन वैली को, वेस्ट बैंक को, उन टेरिटरी को। गजा के अंदर कम उन्होंने, चलो। तो रशिया ने क्रीमिया के ऊपर किया, और यही इल्जाम इंडिया चाइना पे लगाते हैं। लद्दाख पे एग्जैक्टली क्वेश्चन है जी, हमें क्यों डर लगता है कि इंडिया अटैक करेगा? बिकॉज दुनिया भर में स्टेट्स लॉज इस प्रिंसिपल की वायलेशन करती हुई हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट्स हु वायलेटेड। रशिया ने वायलेशन कर दी, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। इराक ट्राइड टू डू सो इन कुवैत। डोकलाम की टेरिटरी जो भूटान के अंदर है वहां भी इशू है। सो स्टेट्स ऐसी वायलेशन कर लेती हैं, इट मे हैपन विद दैट। सो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है जी, जिसकी हमने बात की। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। कोई सवाल रह गया तो प्लीज पूछें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेफ्ट टू आस्क। अच्छा, एक तो क्वेश्चन प्लीज पब्लिक करें, क्या करें ताकि सबको आइडिया हो जाए। मैं जवाब पास कर जल्दी में बोले तो समझ नहीं आती। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज, अगर आप समझते हैं कि कर सकते हैं तो। एक क्वेश्चन आया, दिस ट्रीटी इज फॉलोड बाय होल वर्ल्ड और इट्स अ यूरोपियन ट्रीटी? इट्स अ यूरोपियन ट्रीटी, बट ग्रेजुअली इट वाज फॉलोड बाय एवरीबॉडी। इट्स अ यूरोपियन ट्रीटी, बट इट इज फॉलोड बाय एवरीबॉडी सिंस देन। ग्रेजुअली फॉलो हुआ, ग्रेजुअली, नॉट सडनली, बट ग्रेजुअली। Political representation is also characteristics of nation state. What does it mean? Do you mean democracy? Jazina ने पूछा, do we give examples like what you are saying of Kashmir, etc.? Not necessarily, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल होगा मीर हमजा, बिल्कुल होगा, बिकॉज मॉडर्न स्टेट की बुनियाद ही इसके ऊपर है। कोई सवाल नहीं है। शुड वी टेक ब्रेक नाउ? 7 बजे डन, 7 बजे। अच्छा जी, दीज आर 4 पॉइंट्स जी। टाइप्स ऑफ मोनार्की प्लीज। मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और हेरिडिटरी मोनार्की। नासिर, बोर्ड की पिक्चर मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूं, तुम कर देना आगे जी। ओके, लेट्स मूव, आगे चलते हैं जी। नासिर मैंने आपको सेंड कर दिया। आज पता है कि मेरे हेयर वाइट है। मेरे हेयर शुरू से वाइट है, बचपन से वाइट है। ओके, ओके जी, चलते हैं आगे।
फैशन, बुजुर्गी, कमेंट करते नहीं ये जब सीएसएस का रिजल्ट आएगा ना फिर मैंने कमेंट करना है, कोई बात नहीं, ये फैशन था, फेल होना कोई नहीं, बुजुर्गी की लामत होगी, कोई मैंने भी क्या देना, आने दे रिजल्ट आपका भी। ओके ओके लेट्स नहीं करें, खुदा न खासा मैंने सीएसएस नहीं किया, आगे चलते हैं प्लीज। लेट्स गो टू, अच्छा बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिबेट पे हम जाने लगे हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट पे। अच्छा हम डिस्कशन जब अभी करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, अच्छा ये प्लीज ऑल ऑफ यू जो ऐसा खाना खा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज ये पॉइंट गौर से सुनिएगा प्लीज, प्लीज इसको जरूर करिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये जो अभी डिस्कशन हम करेंगे अभी इसके बाद की पेपर 2 आपका आधा इस डिस्कशन पे डिपेंड करेगा। हाँ मैंने मैकडैले को कहा है, उसकी गाड़ी को, शहबाज की गाड़ी को साइड पे कर दूँ। अच्छा नाउ क्वेश्चन इज कि जो आपकी ये डिस्कशन है ये आपका आधा पेपर 2 करेगी। इनफैक्ट आपको पेपर 2 बहुत मुश्किल लगेगा अगर आपको ये समझ नहीं आएगी तो प्लीज मैं फिर रिपीट करूं बार बार, यू विल नॉट understand any of the paper 2 if you don't understand this discussion। ये बात समझ आ रही है आपको? ये बात प्लीज कमेंट करें कि आप सारे मुझे सुन रहे हैं। आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी। ओके ग्रेट, ठीक हो गया, यकीन हो गया मुझे, जाग रहे हैं। अच्छा अब सुनिएगा प्लीज, हमने डिस्कशन करनी है गवर्नमेंट के ऊपर। हमें डिस्कशन करनी है गवर्नमेंट के ऊपर। होता यह है कि यहां पे नहीं मारिए, मुश्किल नहीं है, 15-20 मिनट का छोटा सा काम शुरू करते हैं, ये अगला 1.5 घंटा ऐसे भी चलना है, तो ब्रेक वैसे भी लेनी पड़ेगी तो 15-20 मिनट बाद लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं। जहां पे आप लोगों का मोस्टली लोगों का कंसंट्रेशन लेवल लूज हो जाए मैसेज करिएगा, मैं ब्रेक कर लूंगा, कोई मसला नहीं। बट 1-2 की खातिर हम क्या करें, खैर है, मेजॉरिटी लीडरशिप की बात कर लेते हैं। ओके नाउ आयशा, हम साइंस को नहीं मानते, हम अरिस्टोटल को नहीं मानते, हम सोशल साइंस वाले हैं। अच्छा पॉइंट जी, पेपर 2 में जो बेसिक डिस्कशन है पेपर 2 में वो है कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। और जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके अंदर मोस्टली सवाल जो आते हैं वो आते हैं उनकी गवर्नमेंट्स के फंक्शंस पे, उनकी गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस पे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी गवर्नमेंट के मामला पे, मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली क्वेश्चंस। अब मसला ये है कि उसमें मैक्सिमम आपने 2 सवाल करने होते हैं, मिनिमम 1-2 सवाल करने पेपर 2 में जाके, बट 2 सवाल का मतलब है 50% ऑफ द पेपर विल बी डन इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पेपर 2 का 50% आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यहां पे। अच्छा ये बेसिक आइडिया बताना चाह रहा हूं, तो 2 क्वेश्चन सिर्फ ये ना समझिएगा कि 2 क्वेश्चन बड़े, सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। अच्छा जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे उनको एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा यहां पे जाकर। अच्छा गवर्नमेंट के ऊपर सवाल यहां पे इस सेक्शन में, इस गवर्नमेंट में एक डायरेक्शन में सवाल आता है, यहां इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल में सवाल आता है। पेपर 2 में मैंने कहा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सवाल आ सकता है। अच्छा गवर्नमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बता चुका था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। बेसिकली गवर्नमेंट इज दैट एजेंसी दैट मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ स्टेट विच रन्स द कंट्री। रोला पढ़ने नहीं अफसर, मतलब जो रियासत के मामलात को चलाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। मैंने कहा था स्टेट की आया होती है, वो देखभाल करती है, लुक आफ्टर करती है, और स्टेट से मतलब है लोगों की, टेरिटरी की, सॉवरन की देखभाल करती है। दैट्स व्हाट इट डज।
अब मेरे सवाल का जवाब गौर से देखिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा किसने सही पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा। Who was the first thinker who gave this concept of, और प्राइवेट मैसेज देना है, who was the first thinker who gave this message of this idea कि गवर्नमेंट स्टेट के चलाने के लिए इस्तेमाल होती है? There is a separate government which is managed to run the state. First one, मुझे जवाब रहे हैं, मैं ऑप्शन बताता हूँ जी। प्लेटो, रूसो, मार्क्स, लॉक, और तुक्का। प्लेटो, अरिस्टोटल, मार्क्स, लॉक, अल खल्दून, अरिस्टोटल। चलें, अब मैं सवाल पूछता हूँ, एक हिंट देता हूँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में से कोई एक बंदा करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में से हाब्स, लॉक, रूसो, इनमें से वो बंदा जिसने कहा था कि दो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। A writer who said there were two contracts. लॉक ने कहा था दो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, और उसने कहा था पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था, अब दोबारा पढ़िएगा वो लेक्चर, लॉक ने कहा था पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट एस्टैब्लिश्ड स्टेट, एंड द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। याद आ रहा है नहीं आ रहा? जिनको नहीं याद आ रहा लेक्चर दोबारा देखिएगा वो वाला। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश स्टेट, जो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, कम्युनिटी को सॉवरेन मान लिया और स्टेट बन गई। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में कम्युनिटी ने कुछ नुमाइंदों को चुना, उनको कहा तीन काम करेंगे आप। क्या तीन काम दिए गए उनको? आप बताएं जरा, अगर याद आ गया तो दोबारा। उमर, एग्जैक्टली, लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीन काम करने का काम कहा गया उनको। इट हैड टू गवर्नमेंट का काम। स्टेट बनी थी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए, उस्मान जो आपने कहा, स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। गवर्नमेंट बनी थी ताकि प्रॉपर्टी की वजह से लाइफ को खतरा, लिबर्टी को खतरा, और हमारी जो प्रॉपर्टी उसको खतरा है, उसके लिए फिर उसने काम करना था। सो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट जो पायनियर है वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक वाज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, and he was the one who defined the role of the government, which is meant to serve the people of the state. That's what it does. अच्छा, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, they are divided into three main organs. गवर्नमेंट ने अब इट हैज टू लुक आफ्टर द स्टेट। स्टेट की आया है, इसने देखभाल करनी है, तो देखभाल करने के लिए इसने तीन इदारे बनाए हुए हैं, थ्री ऑर्गन्स। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन हैं, एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड ऑर्गन्स, थ्री ऑर्गन्स, and they are collectively called the government. मैंने बॉडीज का, मैंने क्या कहा? अच्छा, मैकडन ने कहा जी दे आर ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। अच्छा, अब जरा आते हैं जी, ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं या ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं? अब बताएं। They are organs of government, not state. Absolutely not. State के नहीं हैं. They are the organs of the government. मतलब, जरा सुनिएगा प्लीज, मतलब समझाता हूं इसको। हाउ, कैसे? गवर्नमेंट का काम है आवाम की देखभाल करना। गवर्नमेंट का काम है अवाम की देखभाल करना, और गवर्नमेंट अवाम की देखभाल करने के लिए, अच्छा ये बात ठीक कह रहे हैं जी, क्वेश्चन आया आप स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान में डिफरेंस बता दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेट मी पुट इट हियर। स्टेट और गवर्नमेंट, एक
It's a broad concept और गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ इट, सब पार्ट ऑफ स्टेट। ऐसा ही है, इज इट ट्रू? स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट उस 4 में से एक हिस्सा है छोटा सा, इट इज वन पार्ट ऑफ इट। अच्छा, स्टेट हैज सॉवरन, इज गवर्नमेंट सॉवरन? एब्सोल्युटली नॉट, नो, it is subordinate to the sovereign. It acts under the command of the sovereign. It cannot go under the sovereign. अच्छा, तीसरी चीज, state is permanent, government is temporary. State is permanent and government is temporary. अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो आती जाती रहती है, स्टेट मौजूद रहती है। स्टेट मौजूद रहती है, आज पीटीआई गवर्नमेंट है, पहले नवाज शरीफ की थी, पहले पीपल्स पार्टी की थी, दैट्स डिफरेंट। सो गवर्नमेंट्स कम एंड गो एंड स्टेट रिमेन्स देयर। पाकिस्तान रिमेन्स पाकिस्तान, द गवर्नमेंट्स कंटिन्यू कम एंड गो, दैट्स द आइडिया। अगला पॉइंट, स्टेट इज a political unit, which, अब IR की डेफिनेशन है, political unit which takes part as an independent autonomous role in maintaining relations with other states. State is an independent political unit which plays an independent autonomous role in international relations. International relations states के होते हैं, governments के नहीं होते. So there was no Trump agreement, there was US agreement. Pakistan-Iran relations, not PTI versus PTI Communist Party relations. It's not Labours versus the Democrats. Labours की और Democrats के रिलेशन की बात नहीं होती. It's about US and UK relationship. So governments जो हैं, governments के relationship international relations नहीं कहलाते, state के relations international relations कहते हैं. One state when it interacts with other state, that is called the international relations. यस अली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है आपने, बड़े अच्छे लफ्ज़ हैं आपके, मैं इसको कोट करूंगा अली हमजा के वर्ड्स को। अली का स्टेट्स एक्ट थ्रू गवर्नमेंट, यस, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने लफ्ज़ यूज किया लॉक का, रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द, इट एक्ट्स ऑन देयर बिहाफ। जिसको अथॉरिटी लेटर दिया जाता है, हमारे बिहाफ पे आपने ये काम करना है, सॉर्ट ऑफ। इज इट क्लियर जी? ये समझ आ रही बात की? तो सुप्रीम स्टेटस किसका हुआ, स्टेट का या गवर्नमेंट का? स्टेट का। गुड। स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं, स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं, और वो 4 एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। उसका एक एलिमेंट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आगे कितने पार्ट्स पर है? 3 पार्ट्स पर। मैं सॉरी अगर आप मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में इस्तेमाल करने दें, तो ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हैं, ये गवर्नमेंट का हिस्सा है और गवर्नमेंट स्टेट का हिस्सा है। तो आसान समय स्टेट इनकी दादा दादी बन जाते हैं। आप समझ आ रही है बात क्यों? इससे आसान नहीं हो सकता सॉर्ट ऑफ। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। पोते पोतियां हैं सॉर्ट ऑफ, ये अब जैसे कह लें, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द स्टेट। ये बेसिकली इस तरह से बन जाता है।
मैं इस पे ऊपर आऊंगा, मैं इसके ऊपर आऊंगा, इस डिबेट पे आते हैं बाद में। पहले ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, ये हम कहलाते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स। अच्छा, लेजिस्लेचर का बेसिक काम है लॉ मेकिंग, एग्जेक्टिव का बेसिक काम है लॉ एग्जीक्यूशन, जुडिशरी का बेसिक काम है लॉ एडजुडिकेशन। जी दलिक, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं उसी वक्त आपने जब कहा था मैं उसी वक्त समझ गया था, बट मैं इस पे ऊपर अभी आऊंगा। लेकिन अभी बच्चों को समझाना है ना, मैंने ABC से समझाना है। शायद आपका लॉ का बैकग्राउंड हो, मेरा ख्याल है, आप मुझे लग रहा है, बट बाकी बच्चों को शुरू से समझाऊंगा। लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव is law executing body of the government, and judiciary is actually law adjudication. law adjudication क्या होता है? लॉ इंटरप्रिटेशन करना, कानून की इंटरप्रिटेशन करने वाला जो इदारा है उसको हम जुडिशरी कहते हैं। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट्स जो हैं बुनियादी तौर पर लॉ पे चलती हैं, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, और उसके ऑर्गन्स लॉ मेकिंग, लॉ इंटरप्रिटेशन और लॉ इंप्लीमेंटेशन जो है, ये 3 काम करते हैं। अब होता इस तरह से, लॉ इंप्लीमेंटेशन को ही एनफोर्समेंट कहते हैं उमर, एग्जेक्टिव क्या होते हैं सब। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या होती है, एग्जेक्टिव क्या, लेजिस्लेचर क्या होती है, एग्जेक्टिव क्या होती है, टाइप्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, एटसेट्रा, और जुडिशरी क्या है। पेपर में इस सेक्शन में, पेपर 1 के सेक्शन 2 में जुडिशरी पे अलग सवाल आ सकता है। इन पे चांसेस बहुत कम है, इनमें आया भी लेजिस्लेचर पे चांस हैं, इस पे तो बिल्कुल चांस नहीं है। व्हाट इज एग्जेक्टिव, सवाल नहीं आता इसके ऊपर यहाँ पे सेक्शन में। पेपर 2 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अमेरिका की एग्जेक्टिव के ऊपर, ब्रिटिश की एग्जेक्टिव, चाइनीज, इंडियन, टर्की, मलेशिया वगैरह, उनकी एग्जेक्टिव पे, उनकी लेजिस्लेचर पे सवाल आ सकता है, उनकी जुडिशरी पे भी आ सकता है। लेकिन यहां इस पेपर में, इस सेक्शन के अंदर सवाल जो है वो सिर्फ जुडिशरी पे ज्यादा चांस है या लेजिस्लेचर पे चांस। लेकिन हम यहां तीनों पढ़ेंगे ताकि वहां पे जाके तीनों को समझ आ सके, तीनों को हम अंडरस्टैंड कर पाए। सो लेट्स बिगिन विद लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम जाएंगे एग्जेक्टिव के ऊपर, फिर हम जाएंगे जुडिशरी के ऊपर। जब जुडिशरी पे जाएंगे तो शहबाज आपकी बात पे हम आएंगे वापस, जो आप बात कर रहे थे जुडिशरी वाली बात पे, फिर उसकी डिस्टिंक्शन में वहां जाके करूंगा बच्चों से। लेट्स बिगिन विद लेजिस्लेचर। आप ब्रेक ले लें। अभी स्टार्ट नहीं किया, फ्लो नहीं टूटेगा। ओके, लेट्स टेक ब्रेक, 7 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, या 7 PM शार्प। लेट्स, नहीं 7 मिनट की ब्रेक काफी है, 7 मिनट्स की ब्रेक। गो टेक ब्रेक, 7:05 पे मिलते हैं दोबारा। ना से ब्रेक करा देना बच्चों।